रेट बताइए, आपका नाम क्या था? राशिद। इसका रेट बताइए मुझे। इफ़ इट इज़ इनडायरेक्ट कोड तो फिर डायरेक्ट कोड क्या होगा? 0.8097 कैसे निकाला? सर इसको पहले डिवाइड किया मैंने। इसको सिंपली क्या करना है, डिवाइड कर देना है 1 डिवाइडेड बाई 1.235 से हमारे पास रेट आ जाएगा इसका। अब ये हमारी होम करेंसी ऊपर आ गई और ये हमारी फॉरेन करेंसी जो है वो नीचे आ गई। सिंपल बात है। अब हमें $100,000 चाहिए, वी नीड डॉलर्स। तो अगर पेपर में जो है वो दो रेट दिए गए हैं, बाई रेट और सेल रेट दिया गया है, हमें डॉलर बाई करना है तो ये वाला रेट अप्लाई होगा, डॉलर सेल करना है तो ये वाला रेट अप्लाई होगा। ऐसे ही है। और इसके साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई कर देना फिगर को। इसके साथ अब $100,000 मल्टीप्लाई बाय दिस वन करेंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा। तो कल हम लोगों ने 4 स्टेप्स जो है वो फाइंड आउट किए थे कि सबसे पहले जो है वो हमें देखना है हमारी होमलैंड कौन सी है, नंबर 2 होम करेंसी कौन सी है, होम करेंसी प्लस फॉरेन करेंसी कौन सी है, नंबर 3 कोटेशन को देखना है हम लोगों ने, कोट को देखना है। कोट को जो है वो हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट करना है, इट शुड बी HC/FC है। देन फिर हम लोगों ने जो है अगर हमें पता लगता है कि नहीं ऐसे नहीं है तो फिर हमें जो है इसको रिवर्स कर देना है, बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट कोड इनडायरेक्ट कोड के चक्करों में पड़ा रहूँ। मुझे सादा बात है, मुझे अपनी होमलैंड देखनी है, होम करेंसी देखनी है, FC देखनी है। फिर मुझे देखना है कि मेरा जो कोड है, जो रेट कोड किया गया है वो किस फॉर्मेट में किया गया है। HC मस्ट बी हेयर और FC जो है वो पर होनी चाहिए। ठीक है। स्टैट पूरा हो गया? स्टेट नहीं, रिग्रेशन रहता है अभी। रिग्रेशन, कोरिलेशन और वो जो काई स्क्वायर, हाँ वो रहते हैं भाई हमारे। सर इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है इस टाइम में आने की, ये स्टैट क्वेश्चन से? बहुत लास्ट टाइम तो उसने सिर्फ दोनों का MCQ पूछा है। बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं मेरी अपनी ओपिनियन के मुताबिक। हाँ वो क्या रहते हैं, अगर वो पूछेगा तो नंबर MCQ में पूछेगा। हाँ, इसमें बड़ा सवाल बन ही नहीं सकता क्योंकि वो बड़ा सवाल बनाने के लिए हमारे पास डिटेल होनी चाहिए। आपका चैप्टर डिटेल में लिखा ही नहीं गया। सर कहते हैं एक अटेम्प्ट में आया इसका सितंबर में आया था, ये बनारस से 9 नंबर का आया था। लास्ट टाइम जो ये फॉरेक्स आया ये भी आया 6 नंबर का। 2 नंबर के 3 पार्ट थे इसके। ज़्यादा चांसेस आपके FRM है मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। FRM के जो चैप्टर है उसमें एक्सचेंज रेट ही ज़्यादा टेस्टेबल बनता है और उसमें मनी मार्केट हेड जो है वो एक अच्छा उस पर सवाल बन सकता है। सेकंड, अच्छा मैंने जो है मेरी एक वीडियो अवेलेबल है, अब मुझे पता नहीं कि वो किस चैनल पे पड़ी हुई है, जिसमें मैंने बताया है, मैं लाइव सेशंस भी करवाता हूँ फुल MFA के। तो वहाँ पे मैनेजरियल पोर्शन में 9 चैप्टर में मैंने डिटेल बताई है कि किस चैप्टर में हमें किस चीज़ को कैसे तैयार करना चाहिए, किस चैप्टर में से किस तरीके से सवाल बन सकता है। ठीक है। चैप्टर 11 हमारा है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में जो टेस्टेबिलिटी हो सकती है वो हो सकती है एक तो थ्योरेटिक, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन में, लेकिन उसके चांसेस कम हैं, कंपैरेटिवली कम है। उसकी जो टेस्टेबिलिटी है वो MCQs में हो सकती है, MCQs की शक्ल में ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। मिसाल के तौर पे वो ये पूछ लेता है कि डिबेंचर क्या है, डिबेंचर सिक्योर्ड बॉन्ड है या अनसिक्योर्ड होता है, लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, तो इट्स लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड बॉन्ड है।
ना आगे दे सकता है ना कि इसमें सिनेरियो कैसे बन सकता है कि अगर एक कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसने कुछ चीज़ परचेज करनी है, तो उससे उसको क्या सूटेबल होगा, वो शेयर से करे, डिबेंचर से करे या प्रेफरेंस शेयर से करे? नहीं नहीं नहीं, आप कैसे कह सकते हो जब आपको कैलकुलेशन ही नहीं सिखाई गई। वालेकुम अस्सलाम। आपको कैलकुलेशन ही नहीं सिखाई गई। हमने रेशियोज पढ़ी, रेशियोज कौन सी पढ़ी है आपने? वहाँ से गेयरिंग रेशियो में पता चलेगा कि कंपनी कितनी गेयर्ड है। जब हम बैक पर गेयरिंग रेशियो है आपके सिलेबस में? नहीं, इंस्टेंट के जब आपके सिलेबस में है रेशियो एनालिसिस? तो जब आपके सिलेबस में ही नहीं है तो एग्जामिनर क्यों आपको ये टेस्ट करेगा? ठीक है ना। हाँ, आप बीएफडी में होते तो फिर मैं कह देता आपको कि वो इवेल्युएट करवाता कि ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये सस्ता है या ये वाला सस्ता है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका किस तरह का होना चाहिए, फिर बात बनती है। इसका सर वो जो है ना कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो उसका है कि कन्वर्ट करवाएं या ना करवाएं। हाँ, थोड़ा सा वो फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 12 पे आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो क्वेश्चन दे देता है न्यूमेरिकल, जिसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करवाता है, कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कैलकुलेट करवाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करवा लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करवाने के हमारे पास दो तरीके हैं। नंबर 1 है कैपम और दूसरा है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डीडीएम, डिविडेंड वैल्यूएशन या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कह लीजिए हम आप उसको। तो ये दो मेथड्स हैं हमारे पास। अब डीवीएम में या डीडीएम में हमारे पास दो वेरिएंट्स होते हैं, ज़ीरो ग्रोथ और उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है। तो मेरे ख्याल से जो कैपम की टेस्टिंग है वो एमसीक्यूज़ में ज़्यादा सूट करती है, डीवीएम की टेस्टिंग जो है वो 50-50 है। ये मेरा अपना ख्याल है, हो कुछ भी सकता है। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ डेट में आ जाइए। कॉस्ट ऑफ डेट में एक अच्छा सवाल बन सकता है लेकिन कम नंबर्स का, कि आप कॉस्ट ऑफ डेट जो है, अच्छा जब हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ते हैं तो इट डजेंट मीन कि हम लोग सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ रहे हैं, हम लोग मार्केट वैल्यूएशन भी कर सकते हैं उससे, कि एक बॉन्ड की मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए। एडवाइज करिए कि एक बंदा मार्केट में बॉन्ड कोट कर रहा है 950 रुपये का, तो क्या मिस्टर ए को वो बॉन्ड परचेज कर लेना चाहिए इस प्राइस पे या नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आपने मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। एक तरीका ये हो सकता है। नंबर 2 है कॉस्ट ऑफ डेट का। अब डेट में हम लोग, जो मेरा तरीका है, मैं फोकस करवाता हूँ बॉन्ड पे एग्जामिनर डिबेंचर का वर्ड भी यूज़ कर सकता है, लोन नोट का, लोन स्टॉक का जो है वो अभी हमें इंस्ट्रूमेंट दे के हमसे टेस्ट कर सकता है। उसकी कॉस्ट वो कैलकुलेट करवाता है, उसकी कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करवा लेते हैं। और आगे जो है वो फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करवाते हैं थ्रू वैक। इसको मज़ीद कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसमें टैक्स से रेलिवेंट जो है वो चीज़ें ऐड कर देते हैं। ये हो गया चैप्टर नंबर 12। तो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन जो है उसमें आने के चांसेस हैं, और न्यूमेरिकल पोर्शन में जो हमारे कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो यूँ कह लीजिए कि एमसीक्यूज़ की शक्ल में उसकी टेस्टेबिलिटी के ज़्यादा चांसेस हैं, और कॉस्ट ऑफ डेट के पे जो है वो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। चैप्टर नंबर 13 की तरफ जाते हैं, वो हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क पे है। उसमें अगर स्टार्टिंग वाले पोर्शन की मैं बात करूँ तो मुझे इस चैप्टर में एमसीक्यूज़ कम नज़र आते हैं, इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन ज़्यादा नज़र आते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज़ कम नज़र आते हैं का मतलब ये नहीं है कि एमसीक्यूज़ बन ही नहीं सकते हैं, एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो आपको 4-5 रिस्क जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और कहते हैं कि बताइए इसमें से स्ट्रेटजिक रिस्क कौन सा है और ऑपरेशनल रिस्क कौन सा है, ठीक है, आइडेंटिफाई करिए। या मज़ीद आगे चलते हैं कि वो ये कहते हैं कि स्ट्रेटजिक रिस्क डिफ़ाइन करिए, ऑपरेशनल रिस्क डिफ़ाइन करिए। मज़ीद आगे चलते हैं, वो कहते हैं कि दोनों में डिफरेंस जो है वो हमें बताइए। मज़ीद आगे चलिए, वो ये कहते हैं कि इन दोनों की एग्जांपल्स दीजिए, 2-2, 3-3 एग्जांपल्स कोट करिए। इस एंगल से टेस्ट कर सकते हैं। उससे आगे चलते हैं, वो कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो बताइए, उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करिए। आगे चलते हैं, फिर आ जाते हैं ISO 31000। ISO 31000 पे अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन ऐसे टाइप बन सकता है। चैप्टर 14 हम लोगों ने रिसेंटली कवर किया, उसमें मैंने पहले बता दिया, उसमें हमारे पास मार्केट रेट रिस्क है, कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, कैलकुलेशन, फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट रिस्क है, कैलकुलेशन है, क्रेडिट रिस्क है, वो थ्योरेटिकल है। ऐसे टाइप क्वेश्चन उस पर आ सकता है। चैप्टर 15 कौन सा है हमारा? चैप्टर 15
बजटिंग है। बजटिंग वाले चैप्टर में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल नहीं बनता। हाँ, मिला मिलो के सवाल बनता है। चैप्टर 12 से उठाया और चैप्टर 17 से उठाया, सवाल बना दिया। चैप्टर 12 से उठाएगा कॉस्ट ऑफ फाइनेंस और चैप्टर 17 से उठाएगा जिसमें बजटिंग वाला पोर्शन भी ऐड हो जाता है कि आने वाले दिनों में हमें ये वाला जो है वो सूरत हाल नज़र आ रही है, तो आप जो है वो NPV कैलकुलेट करिए या IRR जो है वो कैलकुलेट करके दीजिए। इस तरीके से हमारी टेस्टेबल है। आगे चैप्टर 16 कौन सा है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आसान चैप्टर है। इसमें आपसे वो ऑपरेटिंग साइकिल की कैलकुलेशन करवा सकता है, कैश साइकिल की कैलकुलेशन करवा सकता है, रेशियोज जो है वो हमसे टेस्ट कर सकता है। इसमें MCQs में अच्छे सवाल बन सकते हैं। MCQs में ऐसे टाइप इसमें कोई अच्छा बड़ा सवाल जो है वो बनना थोड़ा सा हार्ड है। चैप्टर 17 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला है, उसमें सवाल बन सकता है। उसमें जो सवाल बन सकता है वो लास्ट के जो टॉपिक्स हैं जिसमें डेप्रिसिएशन भी वो इंक्लूड करता है, टैक्स भी इंक्लूड करता है और इन्फ्लेशन भी इंक्लूड करता है। इसको बजटिंग वाले चैप्टर को और चैप्टर 12 को मिला के वो सवाल बना सकता है, अच्छा सवाल बन सकता है। चैप्टर 12 से वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस के टॉपिक्स जो है उन्हें टेस्ट करेगा। बजटिंग से हमारा जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम लोग किस तरीके से फोरकास्ट करेंगे वो टेस्ट करेगा। और यहाँ से NPV कैसे कैलकुलेट करते हैं या IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से जो है वो टेस्टेबिलिटी बन सकती है हमारी। चैप्टर 1 में बात करें तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे फोकस होगा एग्जामिनर का। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में किसी एक पे जो है वो ऐसे लिखवा सकता है, कंपैरिजन करवा सकता है, MCQs में दे सकते हैं। अच्छा, ये वाला फीचर जो है वो किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, ये फीचर किस आइडियोलॉजी। यू मस्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट अमंग ऑल ऑफ दोज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। कम्युनिज्म में, सोशलिज्म में, डेमोक्रेसी में, कैपिटलिज्म में, डिक्टेटोरियल कैपिटलिज्म में क्या क्या फ़र्क है, कम्युनिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सोशलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको आने चाहिए। इनमें फ़र्क आपको आना चाहिए। इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि एग्जामिनर जो है वो अगर MCQs में देता है कि ये फीचर जो है वो किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है तो हमें पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 2, फिर उसके बाद अगला पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1 का रट्टालाइजेशन। रट्टा हमें पता होना चाहिए कि किस के दौर में, अच्छा मुशर्रफ का दौर कब से कब तक था, उसके दौर में क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। नवाज शरीफ का दौर कब से कब तक था, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। बेनज़ीर का पीरियड कब से कब तक था, उसमें डेवलपमेंट्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इतना हमें जो है वो मालूम होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि उस पार्ट ऑफ चैप्टर में से जो है वो कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन बन सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं फाइनल नहीं हूँ। चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 2 इज़ वंडरफुल। चैप्टर नंबर 2 में वो हमें बताता है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से क्या मुराद है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बात करता है, वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बात करता है। मसलन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बात करता है, इन्फ्लेशन पे बात करता है, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करता है, वो GDP पे बात करता है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बात करता है, वो इसके अलावा स्टॉक मार्केट पे बात करता है। अब मैंने क्या कहा, दीज आर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। यू मस्ट बी एबल कि आप जो है वो बता सको कि हाउ दीज आर द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इन्फ्लेशन कैसी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इंडिकेट करती है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इंडिकेट करती है, उसके बाद GDP जो है ये कैसे। अब एक तो ये होना चाहिए कि इन्फ्लेशन से क्या मुराद है, अनएम्प्लॉयमेंट से क्या मुराद है, रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, किस तरीके से हम लोग इन्फ्लेशन को ख़त्म कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, GDP से क्या मुराद है, टाइप्स ऑफ GDP कौन कौन सी हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो GDP को अफेक्ट करते हैं, ये सब मेरी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, सोशल और लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट तो सीधा सीधा है, सोशल एनवायरनमेंट भी सीधा सीधा ही है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 4 के 2 मैंने हिस्से किए हुए हैं। नंबर 1 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, नंबर 2 रिस्क वाला है, IT रिस्क से मुतल्लिक है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क से मुतल्लिक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई TPS उसके क्या क्या फीचर्स हैं, MIS है,
फिर उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। उसके बाद और नहीं है, अगला इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा है, ये इम्पॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 4, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है और फिर एक्सपर्ट सिस्टम है। दरमियान में एक और आता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, फिर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम और फिर एक्सपर्ट सिस्टम है। ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है जनाब आईटी रिस्क कौन कौन से हैं और उसके अगेंस्ट कंट्रोल कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 5, दिखने में मासूम है लेकिन कातिल है। वो दिखने में मासूम है लेकिन है वो कातिल। कैसे, कुछ भी नहीं है उस चैप्टर में। उसमें बताया गया जी ब्लॉकचेन क्या होती है, इंटरनेट क्या है। मज़े की बात, उसमें जो सवाल बन सकता है वो ये है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है। लिख लीजिए मेरी बात, जब भी सवाल आएगा इस तरह का सवाल लाजमी आएगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, बताइए कैसे कर रहा है। टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट कर रही हैं ये मुझे पता होना चाहिए, बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं ये मुझे पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 6 प्रैक्टिस पे है। चैप्टर नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मैंने ये पढ़ाया है, मैंने लास्ट टाइम में भी कहा था कि यहाँ इस चैप्टर में से सवाल आएगा। मैंने कहा था कि बीसीजी मैट्रिक्स में से सवाल आएगा और आ गया। बीसीजी मैट्रिक्स में से, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में से। मज़ेदार पास फिर भी नहीं होते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। अब इस दफ़ा जो चैप्टर 7 से जो चांसेस बनते हैं वो पोर्टर 5 फोर्सेस के बनते हैं। छोटे छोटे केसेस दे करके वो हमसे आइडेंटिफाई करवा सकता है कि जनाब किस फोर्स के बारे में जो है वो बात की जा रही है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के चांसेस बनते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आया ना लास्ट टाइम। इस दफ़ा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के चांसेस कैसे बनते हैं कि अगर प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे है तो कंपनी को कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ स्टेज पे है तो कंपनी को कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ स्टेज पे है, डिक्लाइनिंग स्टेज पे है तो कंपनी को कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो चूज़ करनी चाहिए। बीसीजी मैट्रिक्स के चांसेस कम हो चुके हैं, 2 दफ़ा आ चुके हैं, सही है। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक ग्रुप है। स्ट्रैटेजिक ग्रुप, स्ट्रैटेजिक स्पेस कभी टेस्ट नहीं हुआ, ना फाइनल लेवल पे टेस्ट हुए ना आप लोगों के लेवल पे टेस्ट हुए। नहीं, स्ट्रैटेजिक ग्रुप पे अभी मैंने परसों रिवीजन करवाई है स्ट्रैटेजिक ग्रुप स्ट्रैटेजिक स्पेस की। फिर उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में कोई ऐसा मज़ेदार टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें हमारे पास जो टॉपिक टेस्ट हो सकता है वो स्वॉट टेस्ट हो सकता है। स्वॉट टेस्ट होने का मतलब ये है कि एग्जामिनर ने चैप्टर 1 भी टेस्ट कर लिया है, चैप्टर 2 भी टेस्ट कर लिया है, चैप्टर 3 भी टेस्ट कर लिया है, चैप्टर 4 भी टेस्ट कर लिया है, चैप्टर 5 भी टेस्ट कर लिया है और जो है वो जनाबे वाला चैप्टर 7 भी टेस्ट कर लिया है। ऐसे ही है, क्योंकि हमें सेंस बतानी है वो चैप्टर 8 से आएंगी। हमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज दोनों उसने टेस्ट कर लिए हैं। हाँ, यहाँ पे हमसे सिर्फ डिफाइन करवाया जा सकता है, 2-2, 3-3 नंबर का डिफाइन करवाया जा सकता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं, इस तरह से। थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, यूनिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स कोट करिए। फिर उसके बाद वो पूछ लेते हैं कि जनाब कॉम्पिटेंसीज कौन, थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसीज कौन सी हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज से क्या मुराद है, इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो मेंशन करिए। लेकिन इसमें जो अच्छा सवाल बनता है वो हमारे पास बनता है स्वॉट एनालिसिस का। स्वॉट एनालिसिस में कैसे आप सवाल हल करेंगे, कैसे सवाल हल करेंगे स्वॉट एनालिसिस का? सबसे पहले तो उसको 4 पोर्शन में डिवाइड करेंगे ना। स्वॉट लेदा है, मतलब स्ट्रेंथ हमारी लेदा है, वीकनेस लेदा है, ये एक पोर्शन हो गया। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट लेदा पोर्शन हो गया।
फिर क्वेश्चन को रिलेट करेंगे कि मार्केट से क्या, मार्केट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है इस पे, अगर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमने ढूंढनी है अपने जो पहले जो हमने पेस्टल पढ़ा, पेस्टल को उसमें पहले टेस्ट करेंगे, उसको रिलेट करने की पेस्टल आपने कहाँ पे पढ़ा है? तो 1 2 3 4 5 जो आपने कहा था कि टेस्ट हो सकता है पेस्टल उसमें, तो इसको पहले रिलेट करेंगे, इससे जो कॉन्सिक्वेंसेस बनेंगे उसको हम अपने क्वेश्चन में। आपका नाम क्या है? अब्दुल सबूर सूफी। अच्छा ठीक है, हमें जो है वो प्लस पॉइंट्स लिखने होंगे, माइनस पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है। हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या कहती है, क्या वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, बस उठा के वो लिख देना है। हमें वहाँ पे शौकत तरीन बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें एनालिसिस नहीं देना, हमें सिर्फ बता देना है कि हजूर ये देखो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो ख़राब है, हजूर ये देखिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो है वो इनस्टेबल है, यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो ये एक अनफेवरेबल सिचुएशन है, बस इतना लिख देना काफ़ी है। एंड इट्स एन इंडिकेशन कि आने वाले वक्तों में थ्रेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और चैप्टर 9 में आपके पास 2 मॉडल हैं एथिक्स से रेलिवेंट, वो 2 मॉडल्स आप लोगों ने तैयार करने अच्छे से। अभी तक मॉडल टेस्ट नहीं हुए, AAA मॉडल इज़ वन ऑफ देम। टक्कर आया ना, तो इस दफ़ा जो है वो AAA मॉडल जो है, हाँ, तो वो आने के चांसेस हैं। दीजिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजर आ रहा है? ये इसकी रोशनी बढ़ रही है। अच्छा, इस चैप्टर में बॉन्ड यील्ड भी इम्पोर्टेंट है, बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैपिटल के बारे में हम लोग जानते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है कि हम लोग जो कैपिटल रेज करते हैं उसकी कॉस्ट इज़ कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कैपिटल मतलब जो फंड्स कंपनी जो है वो रेज करती है, दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल। और ये फंड्स हम लोग 2 तरीक़ों से रेज करते हैं, 2 सोर्सेज हैं हमारे पास फंड्स रेज करने के। नंबर 1 इज़ एक्विटी सोर्स और नंबर 2 है हमारे पास डेट सोर्स है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, हमारी इक्विटी सोर्स की कॉस्ट और हमारी डेट सोर्स की जो कॉस्ट है दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। किस तरीके से हम लोग जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास एक ही अप्रोच है, दैट इज़ कॉल्ड द वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। हम लोग जो है हमारी जो इक्विटी की कॉस्ट है मल्टीप्लाई बाय उसका वेटेज, हमारे डेट की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय उसका वेटेज, हमारे प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय उसका वेटेज। इस तरीके से हमारी जो है वो हर यूनिट का जो है वो वेटेड कॉस्ट निकल आती है। फिर हम लोग इनको सम अप करेंगे तो हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आएगी। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जनाब ये कैसे कैलकुलेट करना है और ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैसे कैलकुलेट करना है, ये कैसे कैलकुलेट करना है और ये कैसे जो है वो कैलकुलेट करना है। तो जहाँ तक कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात है तो ये कैलकुलेट करने के हमारे पास जो है वो 2 मेथड हैं। नंबर 1 इज़ कॉल्ड द कैपम एंड सेकेंड 1 इज़ कॉल्ड द DDM, या डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है, राइट? ठीक है जनाब, DDM है। कैपम क्या कहता है, कैपम क्या कहता है कि RF प्लस RM माइनस RF इनटू बीटा है, ठीक होगा। ये हमारी जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी एज पर कैपम, गल मुक गई। इसकी बैकेंड पे हम लोग जाते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हमें क्या कहता है, ये कहता है कि जनाब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एसेट, सॉरी मार्केट प्राइस ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। गल मुक गई। अब फ्यूचर कैश फ्लोज हम लोग यहाँ पे किसको जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इक्विटी की। यहाँ पे हम लोग जो है वो ऑर्डिनरी शेयर्स की बात कर रहे हैं, गॉट इट, ऑर्डिनरी शेयर्स की बात कर रहे हैं।
तो ऑर्डिनरी शेयर से मुतल्लिक जो कैश फ्लो है वो क्या होगा हमारा, डिविडेंड। मैं इसको पहले ऐसे लिखता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है जनाब, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कैसे निकालेंगे, फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई रेज पर एन, ऐसे निकालते हैं ना हम लोग। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज पर एन है। तवज्जो से समझिएगा बेटा, ये आर क्या है, नाउ, हाँ रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन पूरा लफ्ज इट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इट्स रिक्वायर्ड कि मुझे क्या चाहिए है, मुझे क्या चाहिए, इट्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो अब यहाँ पे हम लोग, हमारी फ्यूचर कैश फ्लो क्या है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई रेज पर एन है। ये तवज्जो से समझिएगा बेटा, 1 प्लस के ई रेज पर एन है। यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं। ये फॉर्मूला उस वक्त एप्लीकेबल है जब हमें लाइफ ऑफ एसेट पता है, ऐसे ही है नहीं, जब हमें लाइफ ऑफ एसेट जो है वो पता है। व्हाट इज मेंट बाय लाइफ ऑफ एसेट का पता है, कितने साल तक उसमें डिस्पोज ऑफ हो जाना है। हाँ जी, कितने साल से हम लोगों ने अपने पास रखना है। लेकिन अगर हमें नहीं पता तो डी डिवाइडेड बाय के ई, ऐसे ही होगा, डी डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी नॉट है। अब यहाँ पे डी कौन सा है, जो अगले साल में हमें मिलने वाला है। डी कौन सा है, जो अगले साल में हमें मिलने वाला है। तो पी नॉट इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाय के ई है। मुझे निकालना है के ई, तो के ई इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाय पी नॉट। पी नॉट क्या है, मार्केट वैल्यू, और डी वन क्या है, जो कमिंग जो हमारी डिविडेंड है उसकी अमाउंट होगी हमारे पास, डी वन डिवाइडेड बाई पी नॉट, और ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी अकॉर्डिंग टू DDM। लेकिन अगर हमें लाइफ ऑफ एसेट के बारे में पता है तो फिर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर हमें नहीं पता, हम लोग इनफाइनाइट टाइम के लिए वो एसेट बाय करने वाले हैं, वो शेयर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो फिर ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर है बेटा। इसके अलावा अब अच्छा यहाँ पे है, ये है ज़ीरो ग्रोथ मॉडल। हम लोग हमें ये है कि जनाब जो आगे फ्यूचर में जो है, अगर डिविडेंड जो है वो 2 रुपये पर शेयर मिल रहा है तो आने वाले वक्तों में भी 2 रुपये ही मिलता रहेगा। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि 2 रुपये मिले, ये पॉसिबल है कि हमारे जो डिविडेंड की अमाउंट है वो बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि देयर वुड बी चांसेस ऑफ ग्रोथ। तो हम क्या करेंगे, पी नॉट या पी नॉट इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी है। तो यहाँ से हमें जो है वो के ई फाइंड आउट करना है, डी वन डिवाइडेड बाई पी नॉट प्लस जी आ जाएगा। डन जनाब, डन। ग्रोथ नहीं, अगर ग्रोथ बता रहा है वो, ये तो ग्रोथ कांस्टेंट होगी ना, कि हर साल जो है वो 3% के हिसाब से हमारी डिविडेंड बढ़ रही है, 4% के हिसाब से बढ़ रही है, या 5% के हिसाब से बढ़ रही है। अगर तो एग्जामिनर बता देता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बताता तो फिर वो हमसे कैलकुलेट करवाएगा। अब इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास जो है वो 2 मेथड है। नंबर 1 जियोमेट्रिक मेथड है, नंबर 2 रिटेंशन मेथड है, रिटेंशन रेशियो मेथड है। ज्योमेट्रिक मेथड में क्या होता है, लास्ट वैल्यू ऐसे ही है डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, हाँ अंडर रूट एन आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जी आ जाता है। ये ज्योमेट्रिक मेथड है, इसे हम लोग एक्स्ट्रापोलेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है जनाब। और दूसरे हमारे पास रिटेंशन रेशियो मेथड है, राइट। चलिए ये हो गया। अभी DDM पे बात हुई, इस पे बात करते हैं। चले या तो इसको जो है वो याद कर लीजिए, ये लास्ट में आया भी है तो इस दफ़ा फिर ये आने के चांसेस हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कि इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। MCQs में इसके सवाल बन सकते हैं, छोटे छोटे से सवाल बनते हैं। RF दे देता है, RM - RF जो है वो दे देता है, बीटा दे देता है, तो हमें KE कैलकुलेट करना होगा।
इनमें से किसी एक फैक्टर को जो है वो मिस कर देते हैं, बाकी फैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो उस मिसिंग फैक्टर के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन जो है वो पूछ सकता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आरएफ को रिस्क फ्री क्या रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न। आरएम माइनस आरएफ मार्केट रिस्क प्रीमियम है, मार्केट रिस्क प्रीमियम। और बीटा सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ कंपनीज स्टॉक, कि आपकी कंपनी जो है वो किस हद तक सेंसिटिव है एज कंपेयर टू द मार्केट। अब बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि मार्केट का ग्रेटर देन 1 है तो मार्केट का रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी वो ज़्यादा जाएगी। बीटा ग्रेटर देन 1 का मतलब यह है कि कंपनी इज मच रिस्कियर देन द मार्केट है, और बीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि कंपनी इक्वली रिस्की है, और बीटा लेस देन 1 कि आपकी कंपनी लेस रिस्की है एज कंपेयर टू द मार्केट है। तो जब बीटा लेस होगा तो हमारा केई जो है वो भी कम हो जाएगा, बीटा ज़्यादा होगा तो हमारा केई जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और बराबर है तो फिर वो 1 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 हो सकती है, ठीक है, ठीक है जनाब। नहीं, मैक्सिमम वैल्यू इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है जनाब, क्लियर है। यही सारी बातें जो है वो यहाँ पे भी लिखी हैं। स्टॉक्स इंट्रिंसिक वैल्यू आपको नज़र आ रही है, स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू वो देख लीजिए। मैंने कहा था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो क्या है हमारी, डिविडेंड, डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेस पर 1 प्लस 1 प्लस के रेस पर 2, 1 प्लस के रेस पर 3, 1 प्लस के रेस पर 4, और फिर प्लस आगे सो ऑन डी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के रेस पर n आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जनाब। तो इसमें से अगर मैं d कॉमन ले लूँ, क्योंकि d तो चेंज नहीं होने वाला, तो d को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1 डिवाइडेड बाई के ई रेस पर n हो जाएगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को हम लोग मार्केट वैल्यू भी कह देते हैं कि भाई एक्चुअली ये शेयर इतने का बिकना चाहिए। पी नॉट d डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई रेस पर n है। अबव फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ फाइनाइट लाइफ, बट इन केस ऑफ इनफाइनाइट लाइफ पी नॉट वुड बी इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाई के ई होगा। यहाँ पे देख लीजिए ये वाली लाइन को, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कैन बी यूज टू कैलकुलेट बोथ इंट्रिंसिक वैल्यू और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये मैंने लिख दिया। एस्टिमेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, करिए इस क्वेश्चन को। करिए कि बोर हो रहे हैं, गाने लगा दें, पढ़िए क्वेश्चन को, सॉल्व करिए। फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, सारी दुनिया आपके सामने ओपन है। क्यों भैया नहीं दिल कर रहा, नहीं दिल कर रहा, करें फिर आप। नेक्स्ट ईयर 20 के डिविडेंड मिलना है, 20 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.15 रेस पर 1। सेकेंड ईयर कितना डिविडेंड मिलना है, 21.6 डिवाइडेड बाई 1.15 रेस पर 2।
आफ्टर रिसीविंग सेकेंड डिविडेंड यानी 333.30 डिवाइडेड बाय 1.15 रेज पर 2। करिए इसको कैलकुलेट बेटा। पी नॉट हमारा कितना आएगा? उम्र समझ आ रही है? कैलकुलेटर किधर है आपका? ये तो मोबाइल अलाउड है उधर, वो अंडों पे तो नहीं बैठा हुआ? किसका? कैलकुलेटर का? तो मुश्तरका रखा हुआ है। तो हालात अच्छे होते हैं तो कैलकुलेटर ले लेना फिर। कुछ बच्चे होते हैं जब तक उनको कतरीना का डांस ना दिखा वो एक्टिव ही नहीं होते हैं। चलें करें, क्या आता है? 33.724 हैं? 33.724 नहीं यार, इतना तो नहीं हो सकता हैं। 280 हाँ 252.87 भाई ये स्क्वायर आएगा ना? क्या कह रहे हैं आप? क्यों नहीं स्क्वायर लेंगे हम? 285 लगता है पेपर देने का कोई नहीं मूड है हैं? इस फार्मूला पहली दफ़ा देखा है? ये फार्मूला क्यों पहली दफ़ा देखा है? इस फार्मूले में पहली दफ़ा देखने वाली कौन सी बात? पेपर में आ गया तो 285.74। मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टेप बाय स्टेप हर एंगल से चीज़ कवर करवाऊँ। जिस एंगल से भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं ना, उस एंगल से कवर करवा सको। तो हर अंदाज हमें आना चाहिए। आपने फार्मूला कौन सा याद किया होगा? ये वाला है ना? तो अगर उस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि अगर जो है वो मार्केट में बिक रहा है 288 पर शेयर, तो मुझे ये बताओ कि हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देन व्हाट? 288 का बिक रहा है मार्केट में आज भाई मैं बाय की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग पोजीशन। नहीं करना चाहिए भाई? कर लेना चाहिए। मार्केट में ये रेट है, कर लेना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप थोड़ा सा ओपन होकर बैठे, जहन से ये निकालिए कि मेरी तैयारी है। जहन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिल जाती हैं बाद वक़्त। अब मुझे ये बताइए कि मार्केट में अगर ये रेट चल रहा है, आई कैप है, कुछ भी आ सकता है भाई। हर एंगल से चीज़ को कवर करिए। मार्केट में इतने का बिक रहा है 288 पर शेयर और 285 व्हाट इज मेंट बाय दिस वन? पी नॉट इंट्रिंसिक वैल्यू। भाई एक्चुअली उस शेयर की वैल्यू कितनी बनती है? एक्चुअली उस शेयर की वैल्यू कितनी बनती है? वो बनती है 285.74। तो इतने का बिकना चाहिए, इतने का डिमांड किया जा रहा है मार्केट में। तो महंगा बिक रहा है, सस्ता बिक रहा है? महंगा बिक रहा है, तो क्यों खरीदें? क्यों खरीदें? नहीं खरीदना चाहिए। उसके साथ सेलर के साथ बार्गेन करना चाहिए कि जनाब मुझे जो है वो 285 में वारा खाता है, देना दो, नहीं देना तो मत दो। अब पी नॉट 20 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज पर 1 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज पर 2 और यहाँ पे 21.333.3 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज पर 2। बताइए $300.78 पर शेयर। क्या मतलब है इस बात का? इतने का बिकना चाहिए। बिक कितने का रहा है? 288 का। इसका मतलब सस्ता बिक रहा है। क्यों अब सस्ता बिक रहा है?
जनाब अब आपको क्यों सस्ता लग रहा है? आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो गया, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ आपका रिक्वायर्ड कुछ हो रहा, उनका कुछ हो रहा होगा, उनको कुछ और होगा। इस वजह से मार्केट में ज़्यादा आवाज़ें आती हैं कि मैं 300 का ख़रीदने को तैयार हूँ, मैं 290 का ख़रीदूँगा, मैं 285 का ख़रीदूँगा, क्योंकि हर बंदे का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो डिफरेंट होता है। डन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट का रिलेशनशिप बताने लगा जस्ट फॉर द नॉलेज। ये डी है, ये था 20, D1, D2 कितना था 21.6। ये ईयर 1 में मिलना है, ये ईयर 2 में मिलना है। मेरे को कैसे मालूम पड़ा? जस्ट नॉलेज के लिए, मज़ा आएगा। मुझे कैसे पता लगा कि ये पहले साल में 20 रुपये मिलेगा? मैं तो आज खड़ा हूँ 1 जनवरी 2023 को, और ये मिलना कब है? 31 दिसंबर 2023 को। ये कब मिलना है? 31 दिसंबर 2024 को। मुझे कैसे मालूम पड़ा? मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ। दे सकता है, मुझे कैसे पता लगा कि ये 20 दे सकता है? हो सकता है कि उसी तरह के पास में जो ट्रेड हो रहे हैं उसका रिटर्न उसी तरह का। तो उसी तरह से क्या मुराद है? हर कंपनी के अपने अपने फीचर्स होते हैं। हर कंपनी का अलग है। हम लोग दिस इज द की वर्ड, हिस्टोरिकल ट्रेंड को देखते हैं, फिर आगे इसको फोरकास्ट करते हैं। ऐसे ही है। फोरकास्ट कैसे करते हैं हम लोग? प्रेजेंट वैल्यू ले और भाई फोरकास्ट आने वाला टाइम ऐसे होगा। चैप्टर नंबर 10, अगर ये वाला हो जाए तो फिर स्टॉक का डिविडेंड अगले साल ये हो सकता है। ठीक है बेटा? और ये तो मैंने निकाल लिया, मुझे ये कैसे पता लगा? फिर ये फिर मुझे जी से पता लग गया, जी भाई ने बताया फिर मुझे। और ये मुझे कैसे पता लगा? मुझे ज्योमेट्रिक मीन्स मेथड से पता लग गया। ठीक है बेटा? थोड़ा सा अपने विजन को ब्रॉड करिए, चीज़ों को सीखिए, पेपर तो पास हो ही जाएगा। जैसे आपका नाम क्या है? अब्दुल सफूर सूफ़ी। जैसे ये कह रहे सूफ़ी साहब, ये कह रहे हैं कि ये तो मैंने फार्मूला पहली दफ़ा देखा है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो चलिए ज़ीरो ग्रोथ मॉडल हो गया, कॉस्ट ऑफ ज़ीरो ग्रोथ मॉडल। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए बेटा, बी सीरियस बेटा। कुछ भी किसी भी टाइम पे कोई चीज़ हमें माइंड में क्लिक कर जाती है तो और फ़ायदा हो जाता है। अच्छी नीयत से की गई एफर्ट्स जो हैं वो कभी रायगा नहीं जाती हैं। आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दीजिए, आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दीजिए, नमाज को ना छोड़िए। आई गारंटी यू कि आपका पेपर पहले अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। चलिए, बेस्ट एफर्ट का मतलब पता क्या होता है? कि आप अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक बेस्ट पुट करिए और आपकी जो नीयत है वो ठीक होनी चाहिए। 8.54 ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? सर रुपीस में रेट है, रेट है सर जी, कैलकुलेट किया रेट है 8.54% है। ये क्या था? अगर कंपनी शेयर्स आर करंटली ट्रेडिंग एट 8 रुपये 20 पैसे, यानी ये पी नॉट है, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी वुड पे एन एनुअल डिविडेंड। ये है D1 पर शेयर फॉर, तो ये तो सिंपल था, D1 डिवाइडेड बाई पी नॉट, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक हो गया जनाब? 8.54% है। कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक का बता दिया, पी नॉट इज इक्वल टू D1। राशिद परेशान लग रहे हो यार, डिवाइडेड बाई KE माइनस G है, और यहाँ से KE हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है? D1 डिवाइडेड बाई पी नॉट, ये ब्रैकेट में प्लस हमारे पास G आ जाएगा।
जी हम लोगों ने कैसे मालूम करना है, रिटेंशन रेशियो से और ज्योमेट्रिक मीन से। हम लोग, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मेथड अप्लाई करना है या ये मेथड अप्लाई करना है, ये क्वेश्चन में दिया गया डेटा मुझे बताएगा। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। एग्जाम्पल करिए, कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। जी पानी मंगवा देते हैं, वो भी देख लेते हैं। राशिद भाई टेंशन है किसी बात की? तो अभी रिवाइज ही तो कर रहे हैं, तो अभी रिवाइज तो करवा रहा हूँ, याद तो करवा रहा हूँ। तू बेच जाके जरा ना कंप्यूटर फिट करना है, रिवाइज ही तो करवा रहा हूँ मेरी जान। तो करिए ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी मैं अक्सर सेशन में कहता हूँ कि गलती करने के चांसेस अभी हैं। एग्जामिनर इस बात को नहीं मानता कि ये बच्चा अभी छोटा है। 42.86 ये क्या चीज़ आई है? मार्केट वैल्यू आ गई है 42. उम्र आपकी क्या आई है? 42.86. कंपनी हैज़ रिसेंटली पेड अ डिविडेंड 3 पर शेयर एंड द डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 5% इनटू द फोर्सिबल। द नेक्स्ट एनुअल डिविडेंड विल बी पेड इन द 1 year's time है। द शेयर होल्डर्स रिक्वायर एंड पेड अ डिविडेंड 3, यानी इट्स डी नॉट है, ऐसे ही है सूफी साहब? और मैंने क्या लिखा था, D1, तो ये तो डी नॉट है। पेड अ डिविडेंड एंड द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5%, इसका मतलब है D1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1.05। इसका मुझे बताइए कितनी आती है? 3.15 है। और हमारा P नॉट क्या है? D1 और सॉरी KE क्या है हमारा? P नॉट आएगा यहाँ पे KE माइनस G, तो हमारा D1 क्या है? 3.15। KE हमारा क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12%, 0.15 माइनस 0.05, तो 40 रुपीज़ 45 पर शेयर है। आपने क्या बताया था मुझे? 45। यहाँ पे प्रॉब्लम की होगी आपने, तो तवज्जो करिए। जानबूझ के ये मैंने सवाल डेवलप किया कि भैया जो पे हो चुका है उससे नहीं लेना, हमें आने वाले साल का डिविडेंड चाहिए है। तो आने वाले साल का डिविडेंड कैसे निकालेंगे? D1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1.05, यानी D नॉट इज इक्वल टू, और सॉरी D1 इज इक्वल टू D नॉट इंटू 1 प्लस आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। डन हो गया। इसका फॉर्मूला जो है वो भी यही है, इसका जो फॉर्मूला है वो भी यही है। यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर दूँ, D नॉट लिख दूँ, 1 प्लस G आ जाएगा, ग्रोथ रेट आ जाएगा। थैंक यू बच्चन। ये G ग्रोथ उसने दिया हुआ है, नॉट रिटेंशन रेशियो। सर आपने फिर यहाँ पे ये क्यों नहीं था लिखा? याद करना मुश्किल हो जाता है। तो D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G, इसको याद कर ले। ये पहले भी वाला भी सेम था, अब वाला सेम है, प्लस G इसमें ऐड करना है हम लोगों ने। जब हमारी ग्रोथ रेट नहीं था, कांस्टेंट था, उस वक्त भी तो यही था, D1 डिवाइडेड बाई P नॉट। अब इसमें सिंपल क्या किया, प्लस G ऐड कर दिया। राशिद भाई टेंशन लग रही है? सूफी साहब नहीं टेंशन लग रही है चेहरे पे? लग रही है टेंशन? कुछ टेंशन लग रही है? लग रही है? कोई ना कोई तो सीने में दर्द छुपा के बैठे हैं, सीने में कोई ना कोई तो दर्द छुपा के बैठे हैं। BM का क्या मतलब? BM पड़ी थी ना, मेरी BM लास्ट मंथ था जब छोड़ा था, तो 47 तक गई थी। वो बस, तो वो दर्द तो गुजर गया, अब आने वाले दर्द को क्यों दावत दे रहे हो? वो जो दर्द गुजरना था, वो जिसने बेवफाई करनी थी उसने तो कर ली,
अब तो कोई आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और आप ये कह रहे हैं कि मेरे साथ बेवफाई हो गई थी। शायद कोई सच्ची मोहब्बत वाला खड़ा हो सकता है ना उमर? देखे ना, जिनके तजर्बे हैं वो बोलते भी हैं। उमर कभी धोखा खाया? आई कैप से कभी नहीं खाया? तो देखो ना, वो पेपर में सही लिख के आते हैं, आगे कहते हैं कि सर वो तो सही लिखा था। सही नहीं, वो फिर मैंने खुद से धोखे खाए। मैं रिक्वायरमेंट पहले नहीं पढ़ता। समझदार है ये, संभल जाएगा आप। तो सूफी साहब आपने तो ना संभलने का सोचा हुआ है। बीएम का दुख अभी लेने का क्या मतलब है? बीएम को तो गुजरे हुए जमाना नहीं हो गया, तो फिर इतना पुराना दुख लेके बैठे हो? वो तो जड़ें पकड़ जाएगा, वो तो जड़ें पकड़ जाएगा। वो इसी वजह से कमज़ोर होता जा रहा है। दुख जड़ें पकड़ जाएगा और तूत से भी कोई काम नहीं देगा फिर। तो अपना सीना खोलिए, कोई आपको जो है वो सीने लगाना चाहता है उसको लगाने दें। ठीक है जनाब? तो दूसरे फॉर्मूले में अगर हमें D1 की जगह D0 लिखना हो है, इस वाला लिखेंगे D1 का मतलब पता क्या है? ये देखिए, दिस इज आज, दिस इज नेक्स्ट ईयर, एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, या इसको प्रिसाइजली करूं, डेट व्हेन डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड। इसका मतलब है D1। मैं आज, और ये जो है वो साल का दरमियान भी हो सकता है। ये शायद फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ 31 दिसंबर ऑफ 23, तो ये शायद जो है वो 30 सितंबर भी हो सकता है। ये जो है वो 30 जून भी हो सकता है। ये जो है वो 31 अक्टूबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे जो है वो D1 लेनी है, यहाँ वाली फिगर लेनी है। इसको रिफ्लेक्ट करते हैं D1, और D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी है। ठीक है? और ज़ीरो ग्रोथ में तो ये वैसे ही ज़ीरो हो जाती है, तो +1 कर लो तो ये फिर भी 1 ही रहेगी, तो ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हम उसके साथ कुछ लिखते हैं, वैसे भी उसका ग्रोथ है ही कोई नहीं है। चलिए एग्जाम्पल करिए। ओके, अब सूफी साहब जो है ज़रा वो मौज में आने वाले हैं। ये लिए असल में ना नीचे सोल्यूशन है, बच्चे बड़े चालाक होते हैं। आजकल तो हर बंदे के अंदर नवाज शरीफ छुपा हुआ है ना, वो चेहरा कुछ और है, अंदर तो नवाज शरीफ या जरदारी होगा ना, है? नहीं, पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन हर बंदे के अंदर छोटा छोटा नवाज शरीफ ज़रूर बैठा हुआ है ना? सवाल हल करने का बेहतरीन तरीका पता क्या होता है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो। जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा मुझे चाहिए वो एक्सट्रैक्ट कर लो। मुझे क्या चाहिए? मेरा फॉर्मूला क्या है? KE इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई P0 प्लस G। अब इस सवाल में से D1 निकालो, P0 निकालो, G निकालो और सवाल हल कर लो। या अगर ये दिया गया तो फिर ये वाला मिसिंग होगा, कुछ भी मिसिंग होगा वो निकाल लो फिर। अब आप लेकिन सोच समझ
करके नहीं बाई करना चाहिए। वाई? मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, कितनी है? आपकी क्या आ रही है? 187.25। उमर भाई 186.5। राशिद? चलिए, फॉर्मूला ये था हमारा, वी नीड पी नॉट। पी नॉट इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी, ऐसे ही है? अच्छा जी, D1 की फिगर लिखवाइएगा। 7.49, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.11 माइनस 0.07। अच्छा, ये 7.49 को आपने 1.07 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? हाँ जी, ये एक्सपेक्टिंग लिखा हुआ है, बेहतरीन हो गया। इस वजह से हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक हो गया जनाब। तो इसकी अमाउंट क्या आती है? 187.25 फॉर एग्जांपल। तो ये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, एक्चुअली शेयर इतने का बिकना चाहिए, तो 187.25 पर शेयर है। सो मिस्टर ए शुडंट बाय द शेयर एट दिस प्राइस, जो कि 205.10 है। डन हो गया जनाब। वट इफ द एक्सपेक्टेड रेट इंक्रीजेज बाय 3% और द प्राइस गोज डाउन टू 100 पर शेयर है। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। वट इफ द एक्सपेक्टेड रेट इंक्रीजेज बाय 3%, फिर क्या होगा? राशिद कुछ तो यार ट्राई बनती है। एक्सपेक्टेड रेट इंक्रीजेज बाय 3%, एक्सपेक्टेड रेट इंक्रीजेज बाय 3%, फिर क्या होगा? करिए। नाइन्टी 93.62 अच्छा ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जनाब यहाँ पे क्या आया। ये तो एज इट इज रहेगा ना, यहाँ पे क्या आएगा? सेम है। और ये वाला ये एक्सपेक्टिंग, ये तो ग्रोथ रेट है ना, जब तक वो मेरा कहने का मतलब ये था कि 14 आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एक्सपेक्टेड रिक्वायर, इसकी जगह हम लोग कर देते हैं रिक्वायर्ड रेट, देन इट वुड बी मच क्लियर। ठीक होगा जनाब, अब क्लियर हो जाएगा। अगर रिक्वायर्ड रेट 3% बढ़ जाता है तो फिर ये क्या होगा? अब मुझे बताइए इसको। 107, इसकी अमाउंट आ रही है 107 पर शेयर आ रही है, और मार्केट में अब कितने का बिक रहा है? 100 का बिक रहा है, तो मुझे बाय कर लेना चाहिए, मुझे बाय कर लेना चाहिए। अब मार्केट में सस्ता बिक रहा है, किस रेट पे मुझे बाय करना चाहिए? 100 पे। मुझे ये राज अपने सीने में ही दबाए रखना है। एग्जाम्पल नेक्स्ट। कंपनी शेयर प्राइस इज 8 रुपये 20 पैसे। The company has just paid an annual dividend of 0.70 per share and the dividend is expected to grow by 3.5% into the foreseeable future. The annual dividend will be paid in the cost of equity in company will ठीक हो गया। estimated growth rate है, ठीक है। चलिए इसका estimated growth rate जो है वो कैलकुलेट करिए। यहाँ पे स्टूडेंट एक गलती करता है, उस गलती से जान छुड़ानी है। छोटे छोटे स्टेप्स हमें मंजिल तक पहुंचा देते हैं। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो लिखा हुआ है G = अंडर रूट वो वाला n वाला। सुफ साहब
फटाफट करिए इसको, इसमें तो 1 मिनट से कम टाइम लगना चाहिए हमारा, हैं 8.15% अकॉर्डिंग टू उमर। और सूफी साहब राशिद भाई तू जहाज क्रैश करना सोच लिया है? नहीं, आज नहीं साहब, इसको करना है, मैं 500 करता हूँ, कल वो 500 से स्टार्ट करूँगा। 8.15%। सूफी साहब इतना टाइम यार, 1 मिनट से कम लगना चाहिए। 10.29%। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट फिगर क्या है? 148 डिवाइडेड बाई 100, अंडर रूट क्या लिया आपने? 4 माइनस 1, वाई 4? क्योंकि एक तो हमने कांस्टेंट रखा है। हाँ जी, कांस्टेंट ही रखा। यहाँ से देखिए ये 1 साल है, यहाँ से देखिए ये दूसरा साल है, यहाँ से देखिए ये तीसरा साल है, यहाँ से देखिए ये चौथा साल है। पी नोट पे खड़े हैं, पी नोट जी ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा, इस तरह आता है 10.29% हमारा ग्रोथ रेट आता है। तो इस तरीके से हमें जो है वो देखना होगा। जब तक एग्जामिनर जो है वो एन की फिगर बता नहीं देता, मिसाल के तौर पर अगर वो कह देता है 5 साल, तो हम लोग 5 साल लेंगे। वन मोर एग्जाम्पल ऑन जी, करिए इसको। सुफ साहब यू हैव 1 मिनट ओनली। उमर भाई 1 मिनट ओनली। इट कैन बी टेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ MCQs। राशिद भाई करे, नहीं तो बोतल लेकर मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक बनता है ना भाई। ये 120 है क्या चीज? डिविडेंड पेड इन 2001 was 120 per share that had grown at 7% per annum for the next 3 years. Thereafter, annual growth rate remained at 8.23%, while the company paid dividend of rupees 159 per share in 2005. Calculate the average growth rate. You have 30 seconds only. You have 30 seconds only. Rashid bhai, 7.28%. सूफी साहब 4.74%। बड़ा डिफरेंस है ये तो, काफ़ी बड़े स्केल पे ज़लज़ला है। ठीक है जनाब, लास्ट फिगर क्या है? 159 और इनिशियल फिगर क्या है? 120 और n क्या है? 4, 2, 3, 4, 5। तो 4 है, तो करिए इसको। उमर आपने क्या लिया था? 7.28%। सूफी साहब वाई गलत? सर वो मैं 120 को पहले आगे लेके गया, एंट्री फैक्टर लगा के। हाँ जी, इसी चीज़ को मैंने ओवरकम करने के लिए कि आई नीड इनिशियल फिगर एंड द लास्ट फिगर ओनली। आई नीड इनिशियल एंड, भाई फॉर्मूला पे गौर करिए, लास्ट फिगर डिवाइडेड बाय इनिशियल फिगर -1। नेक्स्ट लाइन क्यों नहीं पड़ी थी? जिस बात में आ गए थे। 7.29%। रिटेंशन रेशियो मेथड, ये देख लीजिएगा इसको, ये आसान ही है, ये मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी आसान ही है। इररिडीमेबल होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कभी वापस ही नहीं करने हैं, डिविडेंड कांस्टेंट मिलते रहना में, किसी तरह की ग्रोथ नहीं होनी, तो D1 डिवाइडेड बाय P0 = KE आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब? ग्रोथ इसलिए नहीं होनी कि फिक्स होता है ना, इसमें फिक्स होता है इसमें, तो D1 डिवाइडेड बाय P0 = KE हो जाएगा। दिस इज द IRR ऑफ बेसिकली ये वाला फॉर्मूला है। ठीक हो गया जनाब? सूफी सर
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये पढ़ लीजिएगा, ये भी आसानी है। डेट कैपिटल, डेट कैपिटल में, डेट कैपिटल हम लोग जानते हैं क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेट के बारे में भी जानते हैं, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा है। अब ये हमारे लिए रेलिवेंट है, ये मैंने निकाला है जनाब, इसको पढ़िए। एज एन MFA स्टूडेंट मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है। एज एन बाज़ औक़ात हमें यही नहीं पता होता कि हमें आना क्या चाहिए, हमें सीखना क्या है। एज एन MFA स्टूडेंट वी नीड टू लर्न व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ ए डेट इंस्ट्रूमेंट, हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट है, ठीक हो गया। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें जो है वो, अच्छा जनाब वही पुरानी वाली बात है, सीधी सीधी सी बात है जनाब, कोई मुश्किल बात है ही नहीं है। मैं तो अपनी बात से नहीं फिरता, आप लोग ही नहीं अपनी बात पे कायम रहते हैं जनाब। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, सिंपल बात है। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय फ्यूचर कैश फ्लो इन पीरियड 1, 1 प्लस आर रेज पर 1 प्लस FCF 2, 1 प्लस आर रेज पर 2 प्लस FCF रेज पर 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज पर 3। वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिडीमेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, तो वो तो रिडीम हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर वो 3 सालों का है तो वो 3 सालों में रिडीम हो जाएगा। डन, ये है मार्केट वैल्यू। बात करते हैं FCF पे। इन केस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट व्हाट इज FCF, क्या मिलेगा हमें, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ना, समझिएगा बेटा। FCF बेसिकली जो है वो इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट। इसको मैं पार वैल्यू लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी के दिल में कोई शिकवा हो, नहीं शिकवा नहीं, शिकायत नहीं होनी चाहिए। पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट, तो ये हमारी आ जाती है इंटरेस्ट की अमाउंट, ये हमारी है। पहले साल में हमें इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल में भी मिलेगा, तीसरे साल में क्या होगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक हो गया जनाब। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम आती है जनाब यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है और यहाँ पे आती है, जिसकी वजह से हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है। केस क्या हो सकता है, केस क्या हो सकता है जनाब, डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड एट पार, ठीक हो गया, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। चलिए मैं यहां पे एक और चीज लिखने लगा हूं, इशूड एट पार, redeemed at par, redeemed at premium, redeemed at discount। कोई प्रॉब्लम इस केस में तो कोई इशू ही नहीं है जनाब। लेकिन ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है कि जनाब issued at premium and redeemed at discount। ठीक हो गया, issued at discount but redeemed at premium। ठीक हो गया जनाब। तो इन केसेस में हमारी मार्केट वैल्यू पार वैल्यू से चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया जनाब। फिर उसके बाद जब हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो चेंज होता है तो हमारी जो मार्केट वैल्यू वो भी चेंज हो जाती है। ऐसे ही है।
नींद आ रही है? मुजरा करो। अक्सर बच्चे उसी वक्त खुश होते हैं, उनकी थकावट उसी वक्त दूर होती है। अब कह रहा होगा सर आपके अंदर ये वाले फीचर भी है। ठीक हो गया जनाब? यहाँ पे चलिए, यहाँ पे मैंने केसेस डेवलप किए हैं जनाब। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट व्हेन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कूपन रेट। मैंने कहा था ना कि रेट चेंज होने से भी हो जाता है। रेट में क्या केसेस होंगे? रेट में क्या होगा कि रेट जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड रेट इज ग्रेटर देन कूपन रेट, लेस देन कूपन रेट, इक्वल टू कूपन रेट हो सकता है। ठीक है जनाब? इस वजह से भी हमारी चेंज हो जाती है। चलिए इस एग्जांपल को करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन कूपन रेट है। एग्जाम्पल करिए, उसका नतीजा मैंने नीचे लिखा हुआ है, लेकिन वो नतीजा तब समझ आएगा जब हम लोग एग्जाम्पल कर लेंगे। करिए एग्जाम्पल। तो सब नहीं डील कर रहा? अच्छा अच्छा, पढ़ लें। राशिद भाई, दो मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए ये वाला। सूफी साहब कह रहे होंगे मैं तो आके फांसी गया। कल स्ट्रॉन्ग डिमांड आई है चैप्टर नंबर 13 की, ISO 31000। इधर आना ना, कल बोलना ना, फिर वो ISO 31000 पे फिर लग बते जाएंगे। चलिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आप माशाल्लाह बच्चे ही बड़े लायक हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। भाई कर लो, वो कुछ तो कर ले। बाकी सारे माशाल्लाह तैयार है। अभी चैप्टर नंबर 17 खोल लो, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, सारी तैयार है माशाल्लाह। आप तो मेरे से भी लायक हैं यार। कितने पेपर्स देने हैं? कौन कौन से? ये आपके कैलकुलेटर पे नहीं सॉल्व होगा, ये आपके रजिस्टर पे सॉल्व होगा। बड़ी गलती करते हैं आप। ठीक है, करिए बेटा, इतना टाइम लगा रहे हो माशाल्लाह, इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो भी अगर सीरियस होके नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या आप लोगों को 2-2.5 घंटे मेरी ये जो मगज़मारी सुनने का।
2015 में मिस्टर एक्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि मुझे बॉन्ड जो है वो परचेज करना है, जो कि 2019 में मैच्योर हो रहा है। 15, 16, 17, 18 और 19, 5 साल। 2015 में सिमिलर सिक्योरिटी वाज ऑफरिंग रिटर्न ऑफ 5.3%, यानी ये वो रिक्वायर कर रहा होगा व्हाट शुड बी द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड, और 9% कूपन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ईयर 2015, 16, 17, 18 और 19 है। फ्यूचर कैश फ्लो कितना है, कितना होगा 90। 2015 में भी 90 होगा, 16 में भी, 17 में भी, 18 में और 19 में 1090। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना, डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे, डिस्काउंट फैक्टर एट 5.3%, निकालिए इसको। और यहाँ पे चलिए डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FCF है 90 डिवाइडेड बाई 1.053, और करिए इसको, ऐसे ही होगा ना कि नहीं समझ आया? ये समझ नहीं आया सूफी साहब, आपको समझ नहीं आया? कर लिए ना उसको मल्टीप्लाई करके। चले करिए इसको। ये पहले की तो आ जाएगी 85.47 है। दूसरा 81.17। तीसरा 77.08। चौथा 81.16। ये लास्ट वाले तो ऊपर वाला, ये फोर्थ और 18 वाला 73.20 और लास्ट 69.52। नहीं लास्ट वाला तो ये 841.95 है। सम अप करिए इसको, इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए मार्केट वैल्यू। थोड़ा सा आपकी तरफ डबल वन 01 58.86। ये देख लीजिए मार्केट वैल्यू आ गई। इट शुड बी ट्रेडेड एट 1158.86 है इफ़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 5.3%। बॉन्ड कितना रेट ऑफर कर रहा है 9%, आप कितना डिमांड कर रहे हो 5.3%, तो रेट देख लीजिए क्या आ गया। मतलब पता है क्या इसका, क्या रेट मतलब है इसका? सर इंटरेस्ट में और जो हमारी मार्केट वैल्यू में है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है कि अगर हमारा रेट ज़्यादा होगा उसकी मार्केट में बॉन्ड प्राइस कम हो जाएगी। अगर रेट कम होगा तो बॉन्ड प्राइस की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में, और फ्यूचर में वो हमें बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात अधूरी सिखाई जाती है और की जाती है। आपने कहा कि सर अगर रेट ज़्यादा होगा तो बॉन्ड प्राइस कम हो जाएगी, रेट अगर कम होगा तो बॉन्ड प्राइस कम हो जाएगी। मेरा सवाल है कि रेट किससे ज़्यादा होगा? सर रेट अगर हमारा मार्केट से ज़्यादा नहीं, जिस बॉन्ड की डिमांड ज़्यादा हो मार्केट में, रेट अगर ज़्यादा होगा तो किससे ज़्यादा होगा? किसी ना किसी चीज़ के साथ, तो किसी ना किसी रेट के साथ कंपेयर करके ही आप मुझे कह रहे हो ना कि सर अगर रेट ज़्यादा होगा तो बॉन्ड प्राइस कम हो जाएगी, रेट कम होगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगी। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं आप? कूपन रेट के साथ हम लोग करते हैं। तो कूपन रेट के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कूपन रेट से, ये बेसिकली मार्केट रेट ही है 5.3%, ठीक है। मार्केट रेट अगर आपके कूपन रेट से कम है तो बॉन्ड प्राइस, लॉजिक क्या है इसकी, इसके पीछे कहानी क्या है? क्योंकि सर जी उसको ज़्यादा लोग खरीदेंगे, तो इसमें कोई डिमांड सप्लाई नज़र आई आपको? मैंने किसी जगह पे बात की? मैं किसी ये तो 1158 रुपये का बिक रहा है। रेट मार्केट में उसका हमने वो डिस्काउंट पे दिया उसे, लेकिन उसका कूपन रेट 9%
मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा एसेट मिल जाए जो कि 5% दे दे, गुजारे लायक है। मुझे एक बंदा टकरा जिसके पास एसेट मौजूद था जो 9% दे रहा था, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो वो डेफिनेट बात है महंगा बेचेगा ना। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 12% चाहिए, मेरे पास बंदा एसेट लेके आता है 9% वाला, तो मैं उसे सस्ता खरीदूंगा। भाई मुझे तो 12, सर मेरे पास 9% है, चलो कुछ कमी कर लो, तो फिर रेट उसका कम हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये बात समझ आ गई बेटा आपको। 1158.87 मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट व्हेन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कूपन रेट है। मार्केट वैल्यू इफ द कंपनी इश्यूज, चलिए ये सवाल मुझे हल करके दिखाइए। सर वो वैल्यू तो 1000 ही रहेगी ना जो हमने पीछे कैलकुलेट की। जी, ये ज़रूरी नहीं कि ये उस सवाल की कंटिन्यूएशन है। हाँ जी सर, उसी की है, मतलब नहीं, उसकी कंटिन्यूएशन नहीं है। मैंने कहीं पे कहा है कि प्रीवियस एग्जांपल को कंटिन्यू करिए आप। व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इफ द कंपनी इश्यूज 6% और 6 years 9% कूपन बॉन्ड एंड इन्वेस्टर रिक्वायर्स 12% रिटर्न ऑन बॉन्ड। पहले तो बात ये है कि जनाब मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी फेस वैल्यू से। अब इसको कैसे साबित करना है? मैं इसकी जो है वो फेस वैल्यू एज्यूम कर लूँगा, क्योंकि मुझे साबित करना है। जैसे बुक में लिखा है कि अगर वो आ रही है 100 से नीचे आ रही है तो आपने 100 अज्यूम करना है। क्या 100 से नीचे आ रही है? आपने जो अज्यूम करनी है वैल्यू, या तो 100 कर सकते हो पार वैल्यू, 100 कर लो या 1000 कर, 10 कर लो, 100 कर लो, 1000 कर लो। इनसे कैलकुलेशन ज़रा सीधी सीधी रहती है। अदरवाइज आप 1 रुपया भी अज्यूम कर सकते हो, आप 15 रुपये भी अज्यूम कर सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप 110 रुपये भी अज्यूम कर लेते हो। देन वाई 10, 100, 1000 कैलकुलेशन सीधी रहती है। ठीक है जनाब। तो इसमें अगर मैं 1000 अज्यूम करता हूँ तो 6 साल तक इसकी कैलकुलेशन करूँगा। इसके FCF को मैं डिस्काउंट करूँगा किस रेट पे? किस रेट पे डिस्काउंट करूँगा? 12% पे, क्योंकि मेरी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, उस पर प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे जो फिगर आएगी दैट शुड बी लेस देन द फेस वैल्यू। देखते हैं क्या ऐसी ही कोई बात मौजूद है जनाब। 876.66 है। एंड व्हाट इफ द कूपन रेट इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द कूपन रेट। मार्केट वैल्यू वुड बी इक्वल टू द फेस वैल्यू या पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है। कॉस्ट ऑफ डेट आ जाती है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट आ जाती है। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, अब हम लोगों को कॉस्ट निकालनी है। अब हम लोगों को कॉस्ट निकालनी है जनाब। अब हम लोगों को कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सीधी सीधी सी बात है जनाब। आपने मेरे से 1000 रुपये का जो है वो लोन लिया। आपने 1000 रुपये का जो है वो लोन लिया। बाद में आप मुझे जो है वो 1200 रुपये पे कर रहे हो। तो आपने कितना पे किया? 200 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो क्या आएगा? क्या आएगा? 20%। सादा सी बात है। जो आप एडिशनल पे कर रहे हो डिवाइडेड बाई द प्रिंसिपल अमाउंट कर दो तो आपके पास रेट आ जाएगा। यही असूल हम लोगों ने इस पे अप्लाई करना है। मसला कहाँ पे आता है? जब इशू प्रीमियम पे हुआ है, इशू जो है वो डिस्काउंट पे हुआ है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रही है, रिडेम्पशन डिस्काउंट पे हो रही है, या कोई भी तीसरा चौथा पांचवा केस जो है वो बन जाता है, तो उसमें एक्चुअल कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाती है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये साहब हैं, इन्होंने कंपनी को लोन दे दिया, बॉन्ड ले लिया। ये ऐसे करते हैं, 1100 रुपया 3 साल का बॉन्ड इन्होंने परचेज किया। 90 रुपये 1090। ठीक है जनाब। इनको कूपन रेट कितना मिला? 9%। 9%। ये नहीं बता रहा कॉस्ट ऑफ डेट,
ये नहीं बता रहा कॉस्ट ऑफ डेट। ये कंपनी के उस पे है, कंपनी को इतनी कॉस्ट पड़ रही है नहीं। कंपनी को ही मैं बताने लगा हूँ कितनी कॉस्ट पड़ रही है। अगर तो आप ये कहते हैं कि ये कंपनी को पड़ रही है तो ये नहीं है। 1100 बॉन्ड इशू परचेज की है हाँ, और उसको रिडीम हो रहा है, तो ये 9% सीधा सीधा नहीं बताया कि कूपन रेट 9% है तो ये कॉस्ट ऑफ डेट है। तो वो तो पार वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है ना कूपन रेट। नहीं वो ठीक है, मेरा सवाल ये है कि हमें तो कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉर एग्जांपल, तो ये दी तो हुई है, देन प्रॉब्लम क्या है? वो रिडीम इशू उसने प्रीमियम पे किया उसको, तो फिर क्या है? फिर क्या है? प्रॉब्लम कहाँ पे है? 9% तो दे रहा है वो, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है जनाब? प्रॉब्लम ये है 270 रुपये एक्स्ट्रा दिए, 270 दिए ना, 90 90 90 270, 100 तो वो पहले तुमसे ले चुका था। तो कंपनी ने एक्चुअल में कितनी कॉस्ट बर्दाश्त की हमें ये देखना है हजूर, ये एक्चुअल कॉस्ट है। एंड 9% इज नॉट रिप्रेजेंटिंग दिस 170, 9% इज रिप्रेजेंटिंग 270। माफी समझ आ गई? पक्का नहीं, 100% क्लियर होना चाहिए, लॉजिक मस्ट बी क्लियर है ना। क्योंकि कंपनी को एक्चुअल कॉस्ट कम पड़ रही है 9%। एग्जैक्टली, तो वो देखिए मुझे क्यों निकालना है एक्चुअल, मुझे क्यों निकालना है, मुझे क्यों निकालनी है, मुझे क्यों निकाला? ये तो हम लोग भूल ही नहीं सकते ये फ्रेज, तो ये तो हमारे हर दिल अजीज जो है वो लीडर का है। ये क्यों निकाला है, बनता है ना सवाल जनाब, वो क्यों निकाल रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट? ठीक है कंपनी सियानी है, पढ़े लिखे लोग चला रहे हैं, पता तो लग गया ना। नहीं जनाब, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल चैप्टर नंबर 17 करते हो? चैप्टर नंबर 17 हम लोग एनपीवी की बुनियाद पे करते हैं, एनपीवी या आईआरआर कर लीजिए। आईआरआर में भी बेसिकली एनपीवी का ही अमल दखल है, तो एनपीवी की बुनियाद पे करते हैं। एनपीवी क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ऐसे ही करते हैं। सोने भाई यहाँ पे ये देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, इसका मतलब ये है कि ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर क्या है ना? ओ चलो ठीक है, मान लिया, रिक्वायर्ड मान लिया, तो रिक्वायर्ड रेट क्या है? ये कंपनी कर रही है ना, इन्वेस्टमेंट तो कंपनी ने करनी है, प्रोजेक्ट अप्रेज कौन कर रहा है? कंपनी। आई एम नॉट मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लेक्स, मैं सिर्फ क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। ये तो आर कंपनी का, तो फिर इस कंपनी का रिक्वायर्ड कहाँ से आएगा? कंपनी तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद कहती है कि रिक्वायर्ड नहीं जनाब, कंपनी जो है वो ये सोचती है कि हमारा इन्वेस्टर कितना रिक्वायर कर रहा है, या कम से कम मेरे पास कितना आना चाहिए। तो ये जो है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दैट हैज बीन कैलकुलेटेड यूजिंग वैक। और वैक में क्या है? WE इंटू KE प्लस WD इंटू KD, और KD ये है, अगर मैं 9% उठा लूँगा तो ये तो गलत हो जाएगा, मुझे इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए थी, लेकिन रेट ज़्यादा उठाने की वजह से मैंने उस इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर दिया। अब अगर मैं एक्चुअल कॉस्ट निकालूंगा तो वो यहाँ पे कम हो जाएगी, KD कम हो जाएगा। देखिए भाई 270 का 9% है, तो 170 का डेफिनेट बात है इससे कम होगा, एक को कम होगा तो फिर यहाँ पे आएगा, ये कम होगा तो वैक पे असर पड़ेगा, ये कम होगा तो इस पे असर पड़ेगा। इसका मतलब है कि शायद मुझे जो है, अगर मैं 9% यूज़ करता तो मेरी जो एनपीवी है नेगेटिव आ रही थी, अच्छे खासे प्रोजेक्ट को मैंने छोड़ दिया। ऐसे ही है, इस वजह से कंपनी को जो है वो एक्चुअल कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एक्चुअल कॉस्ट को इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट जो है हम लोग IRR की मदद से कैलकुलेट करते हैं। IRR क्या कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज शुड बी इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, जिस रेट पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं दैट रेट इज द IRR, और वही हमारी जो है वो एक्चुअल कॉस्ट होगी। समझ भी आया? चलिए, समझ आ गया तो फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। कंपनी इश्यूज अ 3-year 20% बॉन्ड एट प्रीमियम, lender pays 1248.69 per bond while the face value of the bond is 1000. Calculate the rate of return या bond yield to maturity है, निकालिए। IRR मालूम है ना कैसे निकालते हैं? कैसे? हाँ, ट्रायल एंड एरर मेथड से। एक जो है वो हाई रेट ले लेते हैं, एक जो है वो लो रेट ले लेते हैं। कैसे पता लगेगा कि हाई रेट कितना लेना है, लो रेट कितना लेना है? डिपेंड करता है वो जो पहले से वो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आई है हमारी। नेट प्रेजेंट वैल्यू कहाँ से आ गई? सर इसमें हमने कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है और फिर उसको देखना कि अगर प्रेजेंट वैल्यू तो लेनी है, लेकिन उसके लिए हमें रेट तो चाहिए। जी सर, हाँ वो रेट हाई कितना लेना है, लो कितना लेना है? वो 9% है, सुन ले, वो 9% है। मुझे अब उसका एक्चुअल रेट निकालना है। मुझे बताएं हाई रेट क्या होगा, लो रेट क्या होगा? लो 5%। मैं कहता हूँ दोनों रेट जो है इससे नीचे होंगे। एक आप जो है वो 8% ले लो, एक 3% ले लो। वो क्यों मैंने कहा अभी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, कैलकुलेटर से IRR निकालो, एक उससे बड़ा रेट ले लो, एक उससे छोटा वाला रेट ले लो। आते आपको? कैलकुलेटर से IRR निकालिए। जो IRR आते हैं, फॉर एग्जांपल IRR आ जाता है 7%, एक 10% ले लो, एक 5% ले लो। दिस इज जट का तरीका, और जिसे कहते हैं टाइम सेविंग तरीका ये। मैं भाई ये कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अब खुद सॉल्व करके देखिए। अच्छा देखिए बेटा, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इधर 170 आ रही है, इधर देखिए सुफ साहब 170 आ रही है ना, इससे कम है 270 से। 270 9% रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो 170 को कौन रिफ्लेक्ट करेगा? डेफिनेट बात है 9% से कम वाले रेट अप्लाई करें। अब मुझे एक हाई रेट लेना है, एक लो रेट, तो 9% से कम दोनों रेट मैं चूज करूंगा। अगर ये आती यहाँ पे 400, तो फिर मैं 9% से ऊपर वाले दोनों रेट चूज करता। मैं एक चूज कर लेता 10%, एक चूज कर लेता मैं 20%, और फिर इस पे मैं इंटरपोलेशन वाला मेथड यूज करता। L plus NPV at lower rate divided by NPV lower rate minus higher rate into H minus L। क्यों सुफ साहब ऐसे ही होगा ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैं गलत बयानी से तो नहीं काम ले रहा? मतलब जो रिटर्न है वो 1248.69 है ना भाई? ये मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा अभी, ये सुफ साहब बताएंगे। ठीक हो गया। वो राशिद क्या कुछ कह रहे हैं? राशिद कह रहे हैं हम लोग जो रिटर्न करेंगे, रिडीम करेंगे 1248 पे करेंगे, रिडेम्पशन 1248 पे करेंगे। नहीं सर, उसने बताया नहीं है हमें। हम तो पार पे करेंगे ना, जिसपे हमने प्रीमियम पे उसने इशू प्रीमियम पे किया है, लेकिन उसने लास्ट में बताया नहीं है कि वो रिडीम एट पार करेगा कि रिडीम। हम अज्यूम करेंगे वो रिडीम एट पार करेगी। उसने बताया कि वो कंपनी इश्यूज एट प्रीमियम है, सिर्फ इशू कर रही है एट प्रीमियम पे। रिडेम्पशन के बारे में अनटिल एंड अनलेस के सवाल बात नहीं करता, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि रिडेम्पशन इज एट पार है।
हो गया जनाब? इसके लिए 3 मिनट काफ़ी थे, 3 से 4 मिनट। नेट पे जाके देखिएगा कैलकुलेटर से IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? ये 9.02 9.9.02 करीब करीब है। हो गया सुफ साहब? उमर आपसे कितना आ रहा है? ये भी 11.41 11.41 अभी देख लेते हैं, चलिए। हम लोग एक रेट ले लेते हैं 8%, एक कोई और रेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3% हम लोग ले लेते हैं। 20% बॉन्ड 1248 है, चलिए 20% बॉन्ड है 1000 है, तो ईयर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। FCF क्या है? 200 और 1200 आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू एट 8%, बताइए। ये आ गया 185.19, यहाँ पे 171.47, तीसरे में 158.7। हाँ ये 1200 है। ये आ गया सर 952 पॉइंट है 0.60। टोटल करिए, 1312.26। चलिए ये आ गया। हम लोग जो है इस पे NPV कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। चलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कितनी है? 1312.26 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1248.69 है। क्या अमाउंट आ रही है? 63.57 है। ठीक है जनाब। अब हम लोगों ने NPV हो गया एक हायर रेट पे, ठीक है जनाब। अब हम लोग ले लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू एट 3%, निकालिए। 194.17, 188.52, 1098
0.17 है। अच्छा, ये 3% से गुजारा नहीं होगा हमारा, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। 12% करते हैं हम लोग इसको, 12% करना पड़ेगा, 12% करना पड़ेगा। हाँ, 12% के हिसाब से मैंने निकाली हुई है 178.57 178 ऊपर से हाँ 178.57 159.44 और 580.14 8 54.14 है, ये टोटल हो गया 1192.15 92.15 है। तो NPV एट लोअर रेट जो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो 1192, सर ये नेगेटिव में आएगा 56.54 56.54। अब कैसे निकालेंगे IRR? फॉर्मूला क्या है? लोअर रेट प्लस NPV लोअर रेट डिवाइडेड बाय NPV ऑफ लोअर रेट माइनस NPV ऑफ हायर रेट मल्टीप्लाई बाय H माइनस L। तो करते हैं, लोअर रेट हमारा कितना है? 0.08 कर ले, प्लस NPV लोअर रेट पे क्या आ रही है हमारी? 63। यार ये लोअर रेट है और ये हमारा हाई रेट है। 63.57 आ जाएगा, ये आ जाएगा 63.57 प्लस 56.4 मल्टीप्लाई बाय 4% आ जाएगा, 0.04। कैलकुलेट करिए इसको, ये डिवाइड होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें जो है वो ऐड होगा। टेन पॉइंट 11%। ठीक हो गया जनाब? मेरा तो 10.24%। वही बात है। मैंने सभी वो लिया था 3% और 12%। सर आपने भी बताया है कि 9% हमारा वो है कॉमन रेट है। यहाँ पे ये 1100 वाला है, ये क्वेश्चन दूसरा है, वो 1248 वाला है। वो पता है उसमें ये देते तो मैं वो रेट ले रहा था 9 से नीचे। देखे ना कंपनी ने, देखे बेटा ये देखे, कंपनी ने ये 200 रुपया दिया, ठीक है। अभी कंपनी कितना रेट दे रही थी? 20%, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट देखे 10% आई है। वजह, कंपनी ने 200 दिया, फिर 200 दिया, फिर 200 दिया, टोटल कितना दिया? 600। तो यहाँ पे 200 ले भी तो लिया था। ये 1248.69 248.69 कंपनी ने ले भी तो लिया था इन एडवांस। तो एक्चुअल जो है वो कंपनी ने कितना बर्दाश्त किया, वो डेफिनेट बात है, इससे कम होगा। तो वो देख लीजिए रेट इससे कम आया। जो हमें कॉमन रेट दिया हुआ कंपनी ने, जब हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो जो हम जो 2 रेट लेंगे उस रेट नीचे लेंगे। वो हर सूरत में ऐसा नहीं होगा, हर सूरत। देखिए इसकी यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट कितनी बन रही है? 600 माइनस 248 करिए, 352 बनती है तकरीबन। तो भाई ये तो 20% को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये डेफिनेट बात है 20% से नीचे होगा। तो जो 2 रेट चूज करने वो इससे नीचे ले लो, एक जो तुम 18% ले लो, एक 5% ले लो, ठीक। और अगर यहाँ पे होता है 700, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 20%। तो आप 20% से ऊपर 2 रेट चूज कर लो, एक 22% कर लो और एक जो है वो 30% कर लो। लेकिन तवज्जो रहे कि एक हमारे पास एनपीवी पॉजिटिव आनी चाहिए, एक एनपीवी हमारे पास नेगेटिव आनी चाहिए, राइट। सर अगर प्रीमियम भी होगा तो ऊपर रेट से कम वाले रेट ले। देखिए बेटा वो नहीं, ऐसे नहीं करना। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि डिस्काउंट पे इशू किया,
डिस्काउंट पे इशू किया और प्रीमियम पे रिडीम कर दिया। मसलन 1000 रुपये का बॉन्ड है, 1000 रुपये का बॉन्ड इशू किया प्रीमियम पे, 200 के प्रीमियम पे इशू किया, 800 रुपये लिया और 200 डिस्काउंट पे इशू किया और प्रीमियम पे वापस किया तो 1200 पे वापस किया। दरमियान में 200 200 और 200, इसका मतलब है 600 ये वाला, 600 ये वाला, तो 20% था। यहाँ पे भी कंपनी ने पैसे कम वसूल किए और ज़्यादा पैसे दिए, यानी 400 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। तो ये 600 जमा 400 जो है वो बनता है 1000 रुपया। इट मस्ट बी ग्रेटर, एक्चुअल कॉस्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 20%। बात समझ में आ रही है आपको? उमर अब समझ आई आपको? ये हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल कॉस्ट क्या बन रही है। कूपन से कम बन रही है, मतलब जो इंटरेस्ट है क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट से कम बन रही है, ज़्यादा बन रही है। अगर ज़्यादा बन रही है तो ऊपर वाला रेट ले लो, कम बन रही है तो नीचे वाला रेट ले लो। ओके? चलिए ये वाला सवाल करिए, फिर वाइंड अप करते हैं। मुझे ऑनलाइन क्लास भी करवानी है जाके 5 बजे। रिमेनिंग कौन सा रह गया है? कन्वर्टेबल में क्या है कि अगर कन्वर्ट करता है तो देख लो उसकी IRR क्या आती है, नहीं कन्वर्ट करता है तो उसकी IRR देख लो क्या आती है। बैंक लोन को क्या हुआ? नहीं नहीं, बैंक लोन मतलब लोन स्टॉक या बॉन्ड है, एक ही तरह की चीज़ है। लोन के ट्रीटमेंट से नहीं करना, यही ट्रीटमेंट होगी बॉन्ड की तरह, नाम डिफरेंट है बस। इट्स लाइक अ बॉन्ड बट इट्स नॉट अ बॉन्ड। हम लोगों ने स्टार्ट वाला जो सेशन था उसमें लोन स्टॉक पे डिस्कशन की थी। इट्स लाइक अ बॉन्ड बट इट्स नॉट अ बॉन्ड। वो किया तो है अभी, D1 डिवाइडेड बाई P0। सुफ साहब नहीं दिल कर रहा, थके थके से लग रहे हो। ये एग्जाम्पल है, कॉस्ट ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार। ये वाला यहाँ लिखा था कंपनी विल रिडीम बॉन्ड एट 15%। जी, ये जितनी भी कहानी होती है ना ये पार वैल्यू पे होती है। हाँ जी सर, ये तो ठीक है ना? जब मार्केट वैल्यू निकालनी है तो पेपर में रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल तलाश करिए। जब हम लोगों ने कॉस्ट निकालनी है तो फिर हम लोगों को IRR की तरफ फौरी तौर पे मुतवज्जे हो जाना चाहिए। कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट निकालनी है तो फ़ौरन जो है IRR की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। जब मार्केट वैल्यू निकालनी है तो फिर पेपर में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तलाश करिए इन केस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स। किधर चला गया? ये है। $11.74% अकॉर्डिंग टू उमर। जी, उमर ने निकाला है। सुफ साहब आप %20 बॉन्ड एट 20% प्रीमियम है और द इन्वेस्टर पेज ₹1200 पर बॉन्ड है। वही बात है, यानी 1000 रुपया है। द कंपनी विल रिडीम बॉन्ड एट 15% है
यानी इसका मतलब क्या है, 1200 पहले ले लिया और 800 रुपये 850 रुपये वापस कर रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ से भी 150 खा लिए, 200 यहाँ से खा लिए, 150 यहाँ से खा लिए, यानी 350 रुपये टोटल एक्स्ट्रा खा लिया, जो इन्वेस्टर को पता ही नहीं है। 20% बॉन्ड है तो 3 साल का है, 200 200 200 ये बनता है 600 माइनस 350 करेंगे तो कितना आता है, 150 250 आ जाता है। तो ये एक्चुअल कॉस्ट, इसका मतलब है 20% से कम होगी, 20% से कम होगी। तो हम क्या करते हैं, 18% ले लेते हैं और 5% ले लेते हैं। बात समझ में आ गई? %18 और 5%। पहले 5% कर लें, फिर 18% पे कर लें। एट 5%। तीसरे साल में क्या होगा, 200 प्लस 850 आ जाएगा, 1050। तो 5% पे इसको करिए, प्रेजेंट वैल्यू इसकी कैलकुलेट करिए, फिर और जो है वो 18% पे करिए। कम आ रही है, अच्छी बात है ना कि हम लोग मार्जिन रख के कर लेते ताकि दोबारा कैलकुलेशन ना करनी पड़ जाए। मुझे 5% पे प्रेजेंट वैल्यू बता दे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। 5% पे टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, और आपने 15% पे ली है, सर जी आप 3% पे ले लीजिए, हैं 3% 3% पे, चलो 3% कर लेते हैं। 5% पे आ रही है 285.1। अच्छा 5% पे कितनी आ रही है, 1106.15 और 15% पे 18 पे ले रहे हैं, 15 पे 15 पे कर ले, कितनी आ रही है, 15 पे सर जी से -68.72 माइनस 68 नहीं, मुझे प्रेजेंट वैल्यू बताइए। प्रेजेंट वैल्यू सर जी 170 टोटल। हाँ जी, सर जी आगे 1081.28 1081.28 ये दोनों नेगेटिव ही आने वाली हैं। नहीं सर जी, तो 5% पे कितनी आ रही है, 5% पे तो ये 5% पे की, ये कितनी आ रही है, ये 1106.15 1106.15। तो अगर लोअर रेट पे करते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1200 है, ये भी नेगेटिव आ रही है, ये भी नेगेटिव आ रही है। फिर सर ये 5% है 12 सर जी रिडीम्ड 15% पे हो रहा है ना, तो 850 लिखा तो है मैंने यहाँ पे, रिडेम्पशन को क्यों लेके आ रहे हैं हम, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। सर जी वो 1150 नहीं बनेगी, 1150 क्यों बनेगी, वापस आपको 850 रुपया मिलना है प्लस 200 इंटरेस्ट का, तो टोटल 1050 मिलेगा। दिया तो मैं सर 5% से आ रही है 1278.9 78.92, ठीक है, 1278.92। तो ये कितनी आ जाएगी, 78.92 प्लस में आ जाएगी। एनपी वेट हायर रेट कितनी आ रही है, 1081। यहाँ पे अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 850 पे किया होगा, ये 1050 पे करिए 15%, आपने 1100 पे किया होगा, 1150 नहीं, रिडेम्पशन हो रही है, यानी आपको पैसे वापस कितने मिलने हैं, 1000 का 15% कट जाएगा, कितना आता है 150, ये कट जाएगा 1000 में से, 1000 माइनस 150 कटेगा तो पीछे आपको 850 प्लस उस साल का इंटरेस्ट मिलना है, दैट इज 200। तो ये आ जाएगी 1050 है 10 15% पे कितनी आ रही है, 1015.53 आ रही है। तो यहाँ पे 1015.53 माइनस 1200 करूँगा तो मेरे पास जो है वो NPV एट हायर रेट कितनी आती है, माइनस में
184.46 184.46 आ जाती है। तो लोअर रेट कितना है हमारा? लोअर रेट है हमारा हजूर 0.05 प्लस सर ये डायरेक्टली भी 1050 निकाल सकते हैं? है। डायरेक्टली 1050 जो रिडीम्ड वाली अमाउंट हमने निकाली है, डायरेक्टली कैसे निकाल? तो डायरेक्टली निकाल लो। ये 1000 मल्टीप्लाई बाय आप जो है वो 0.85 कर लो, प्लस इसमें 200 कर लो, एक ही हिसाब है। तो एनपीवी एट लोअर रेट कितना आ रही है? लोअर रेट 78.92 डिवाइड करेंगे प्लस 184.46 और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 0.10 से। ऐसे ही होगा ना? तो करिए इसको, आंसर क्या आता है? 7.99%। आप 7.99% रख के देख लो, इसका आंसर जो है वो प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी 0 आएगी। ठीक है जनाब। जब भी हम रिडीम्ड वाली वो निकालते थे ना, आपने थोड़ा डिफरेंट मेथड से निकाला ये 1050 और हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवा के ना वो निकाल देते हैं। तो आसान नहीं है, ज़रूर फार्मूला याद करना है। भाई बोलेगा क्या नहीं है, 5 साल की अगर रिडम्पशन है ना, पहले पे तो 0 आ गया है, 0 ईयर पे 0 1 आ गया, वो जो हमने 0 ईयर पे इन्वेस्टमेंट की जो ले लिया है, फिर एनुटी फैक्टर लगा कि वो पहले 5 साल की एनुटी आ गई, मल्टीप्लाई किया डिस्काउंट, वो जो हमें इंटरेस्ट मिलनी है वो, और लास्ट में लहदा से वो जो हमें रिडीम हो रही है ना, उसकी लहदा निकाल ली, उसकी उस तरीके से कर लो। लेकिन ये आसान नहीं है, नेचुरल तरीका। ज़रूर फार्मूले याद करने हैं। बाकी जिस तरीके से आसानी लगती है वो तरीका अच्छा है। मेरे एक उस्ताद थे जो इंडिया से थे, तो वो नेचुरल तरीके से पढ़ाते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैंने वहाँ से ये तरीका अडॉप्ट कर लिया और उनकी चीज़ें अभी तक याद रहती हैं। फिर वो नेचुरल करके खेलते रहते थे और चीज़ें लंबी अरसे तक जो है वो जल्दी याद हो जाती थी। मज़े की बात बताऊँ, उनकी लेक्चर सुनने के बाद फिर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी किताब पढ़ने की। ठीक है जनाब, रिकॉर्डिंग बंद कर।